एवरीवन, तो हम लोग देख रहे हैं पीटी 365। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग ने पहले देखा था केंद्र राज्य संबंध, अब स्टार्ट हो रहा है न्यायपालिका, जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे जो करंट में चल रहे हैं। तो इससे आपका एक साल का करंट अफेयर पूरा हो रहा है। देखिए, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपके जितने भी स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी का, उन सब के लिए आपके लिए बेनिफिट है। इवन ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब देखते हैं अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वहीन जनहित याचिका पीआईएल दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे पीआईएल बहुत मतलब बेकार की भी दायर होने लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट को दिक्कत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो बेकार की पीआईएल दायर हो रही हैं उन पर आपत्ति प्रकट किया है। न्यायपालिका ने लग्जरी लिटिगेशन दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। तो जो लग्जरी लिटिगेशन दायर करने के लिए जो याचिका करता है उन पर जुर्माना लगाया है। अब देखेंगे जनहित याचिका, उसका महत्व। जनहित याचिकाओं का तात्पर्य मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। तो क्या है जनहित याचिका का तात्पर्य? क्या है? जो मानवाधिकार और समानता के अधिकारों की रक्षा करने, ठीक है, जैसे कि मानवाधिकार है, ठीक है, और समानता का जो हमारा अधिकार है उनकी रक्षा करने, और जो व्यापक लोक महत्व के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। मान लीजिए, देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए खुद कोई मुद्दा नहीं उठा सकता है, ठीक है, कोई मान लीजिए श्रमिक है, कोई है, और तो कोई उसके दूसरा व्यक्ति उनके लिए अगर ऐसा मुद्दा उठा रहा है, ठीक है, लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए जनहित याचिका डाल सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका न्याय प्रणाली से ली गई है। इसको लिया कहाँ से गया है? अमेरिका की न्याय प्रणाली से। जनहित याचिका अनुच्छेद 39A पर आधारित है। तो ये आर्टिकल 39A पर आधारित है। ये अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगा। तो ये आर्टिकल जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उनमें है। तो ये आर्टिकल बताता है कि जो राज्य है वो जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किए जाना सुनिश्चित करेगा। जनहित याचिका न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। तो न्यायालय द्वारा ये जनता को दी गई शक्ति है। जनहित याचिका सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानूनी मामलों में दायर की जा सकती है। ठीक है, यह तो सार्वजनिक मामला है, निजी मामला है, दोनों तरीके के कानूनों में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है उनमें बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण से संबंधित मामले आदि शामिल हैं। तो किन मामलों पर विचार किया जा सकता है? मान लिया बंधुआ मजदूरी का मामला, देख, एक मजदूर तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, तो कोई और उठा सकता है। महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, ऐसे मामले उठाए जा सकते हैं। ठीक है, जनहित याचिका किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, कहीं भी दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। पहले हम देखेंगे पीआईएल का इतिहास। देखिए, 1976 में पीआईएल की अवधारणा को न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस वाद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसकी अवधारणा को न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस में प्रस्तुत किया था। इस केस में गैर पंजीकृत कामगारों के संगठनों को आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया था। जो गैर पंजीकृत कामगार थे उनके संगठन को आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया था। फिर 1979 में सबसे पहली पीआईएल हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस में दायर की गई थी। यह जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित थी। तो याद रखिए, पहली पीआईएल 1979 में दर्ज की गई। फिर 1981 में एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ केस में न्यायाधीश पी.एस. भगवती द्वारा पीआईएल आंदोलन का नया दौर शुरू किया गया। न्यायाधीश भगवती को भारत में फादर ऑफ पीआईएल के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ पीआईएल किसे कहते हैं? न्यायाधीश भगवती को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, पीआईएल आंदोलन का नया दौर शुरू किया था। अब देखिए, पीआईएल कौन दायर कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक। ये जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्वयं पीड़ित हो, लेकिन आप देख रहे हैं कोई पीड़ित है तो आप इसको दायर कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक ये कर सकता है। ठीक है, कोई भी संगठन किंतु ये व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में याचिका दायर कर सकता है। तो जनता के हित में कोई संगठन इसे दायर कर सकता है।
यदि कोई मामला अत्यधिक लोक महत्व का है तो न्यायालय उस मामले में इस संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है। साथ ही न्यायालय ऐसे मामले के लिए वकील भी नियुक्त कर सकता है। तो न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। तो व्यक्ति, न्यायालय और संगठन ऐसा दायर कर सकता है। और अब इसमें देखेंगे जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1981। सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाला कोई भी नागरिक या गैर सरकारी संगठन आर्टिकल 226 और 32 के तहत क्रमशः हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की सहायता ले सकता है। उसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार की मांग की जा सकती है, जो सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है एस.सी. मेहता बनाम भारत संघवाद 1987। गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता नदी तट का स्वामी नहीं है, फिर भी उसे कानूनी प्रावधानों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है, क्योंकि उसका निजी हित गंगा नदी के जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जनहित याचिका के बारे में मैंने आपको बताया, पीआईएल के बारे में हमने देखा कि इसको एक बार रिवीजन करते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब जो बेकार की महत्वहीन पीआईएल दायर हो रही है उस पर आपत्ति प्रकट की है, और मतलब उन पे क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाती है। ठीक है। ये आर्टिकल 39A से जुड़ी हुई है। जो न्यायाधीश भगवती उन्हें फादर ऑफ पीआईएल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पीआईएल कौन कौन दायर कर सकता है, नागरिक संगठन या फिर जो है न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। 2 वाद याद रखिए, एसपी गुप्ता भारत संघवाद, एससी मेहता भारत संघवाद इससे जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। यह निर्णय विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य को रोकने वाले एनजीटी के एक निर्णय के संबंध में दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो एनजीटी है उसका जो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र है वो उसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले हैं वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ आता है। ठीक है। एनजीटी प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। यह निर्णय उसने क्या है, विशाखापट्टनम में जो ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य रोकने का जो एनजीटी का निर्णय है उसके संबंध में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एनजीटी जो है निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत दीवानी सिविल मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 7 कानूनों के तहत दीवानी सिविल मामलों की सुनवाई करता है। तो वो 7 कानून कौन से हैं? देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रक उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। इन 7 कानूनों के तहत मामले की सुनवाई करता है एनजीटी। अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं। किसी मामले में परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में न्यायालयों के निर्णय सांविधिक अधिकरण के निर्णय पर प्रभावी होते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी मामले में परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में, मतलब किसी कोई मामला है उसमें क्या है, परस्पर विरोधी निर्णय है। ठीक है। तो उसकी स्थिति में क्या है, न्यायालयों के निर्णय सांविधिक अधिकरण के निर्णय पर प्रभावी होते हैं। इससे पहले एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संविधान के आर्टिकल 223 323A और 323B के तहत स्थापित अधिकरण के निर्णय हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई कि देखिए जैसे क्या है कि अगर मतलब न्यायालय के निर्णय में और जो ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसके निर्णय में अगर विरोध होता है मतलब तो उसका न्यायालय का निर्णय प्रभावी होगा। तो एक एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामला जो था 1997, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 223 मतलब 323A 323B के तहत स्थापित अधिकरण के जो निर्णय हैं वो हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन है, मतलब उसके नीचे है। ठीक है। उसके अधीन है। अधिकरण और हाई कोर्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, अधिकरण हाई कोर्ट। अधिकरण संसद के अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण और 323B अन्य मामलों के लिए अधिकरण को जोड़कर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से गठन। ठीक है।
तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके माध्यम से गठन किया जाता है, ठीक है, हमारे इसका अधिकरण का, ट्रिब्यूनल का। आर्टिकल कौन सा है याद रखिए, 323A 323B, ठीक है। 323 मतलब 323A प्रशासनिक अधिकरण और 323B अन्य अधिकरण, अन्य मामलों के लिए अधिकरण है। और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई, ठीक है। तो अधिकरण का गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है, ठीक है। संसद के अधिनियम द्वारा अधिकरण का गठन किया गया। आर्टिकल याद रखिए, 323A 323B, 323A प्रशासनिक अधिकरण, 323B अन्य मामलों के अधिकरण को जोड़कर, ठीक है, इन दो आर्टिकल को जोड़ा गया जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था के माध्यम से इनका गठन हुआ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा। हाईकोर्ट केवल भारत के संविधान द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा इसका गठन हुआ। अधिकरण का उद्देश्य क्या है, किसी विशिष्ट मामलों पर विवादों और शिकायतों को हल करना। जो विशिष्ट मामले होते हैं उन पर विवादों और शिकायतों को हल करना। अब जैसे एनजीटी है, ठीक है, नेशनल, जैसे मतलब हरित कोई मामला है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई मामला है, तो ऐसे कोई विशिष्ट मामलों पर विवादों और शिकायतों को हल करना। हाई कोर्ट क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की व्याख्या करना, उन्हें बनाए रखना और सिविल और आपराधिक मामलों पर निर्णय देना, इसका उद्देश्य है। हाईकोर्ट का उद्देश्य क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र में, उसका जो अधिकार क्षेत्र आता है वहाँ कानून व्यवस्था की व्याख्या करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सिविल और आपराधिक मामलों पर निर्णय देना। प्रक्रियात्मक अनुपालन, ठीक है। अधिकरण के मामले क्या है, सीआरपीसी जैसी विशिष्ट प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा शासित है। मतलब सीआरपीसी जैसी जो विशिष्ट प्रक्रिया है उससे बाध्य नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा शासित है। हाईकोर्ट क्या है, प्रक्रियात्मक संहिताओं से ये बाध्य है, इन्हीं के अनुसार से चलना होगा, सीआरपीसी वगैरह से, ठीक है। सदस्य अधिकरण के विशेष ज्ञान वाले न्यायिक और अन्य विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। हाईकोर्ट केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। शक्तियाँ, ठीक है, अधिकरण की उन कानूनों तक ही सीमित है जिसके तहत इन्हें गठित किया गया। जो हाईकोर्ट है वो निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति है। अब देखेंगे भारत में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, ठीक है, कॉम्पैट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण सेट, सशस्त्र बल अधिकरण एएफटी, जल विवाद अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय अधिकरण, ठीक है, सीईएसटीएटी, ठीक है, आयकर अपीलीय अधिकरण आईटेट, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, देख सकते हैं आप, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में दिए, इसकी स्थापना कब हुई, सरकार द्वारा, हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत सरकार द्वारा, है ना। संरचना, अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होता है। एक सांविधिक निकाय है, कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य और एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। कार्य, इन्हें पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सभी सिविल मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। जो पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सभी सिविल मामलों पर निर्णय लेते हैं। इसे निर्णय विवाद में शामिल सभी पक्षकारों के लिए, इनके निर्णय विवाद में शामिल सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होते हैं, तो ये इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अब देखिए, अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अधिनियम 2021 के बारे में। यह अधिनियम अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। जो ये अधिनियम बना, अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अधिनियम बना 2021, ये जो अधिनियम है वो अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। यह विधेयक कुछ मौजूद अपीलीय निकायों को भंग करने का प्रस्ताव करता है, जो कुछ अपीलीय निकाय हैं उनको भंग करने का प्रस्ताव करता है। साथ ही यह विधेयक इन निकायों के कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव करता है, ठीक है। तो ये विधेयक क्या है, इन निकायों के कार्यों को अन्य मौजूद न्यायिक निकायों में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है। उदाहरण के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत अपीलीय अधिकरण के कार्यों को हाई कोर्ट में हस्तांतरित करना, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है इनने। इसके तहत एक खोज सह चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह समिति अलग अलग अधिकरणों के अध्यक्षों, सदस्यों का चयन, उनकी नियुक्ति करेगी। इनने कहा कि इसके तहत क्या है, एक खोज सह चयन समिति का गठन किया जाए, ठीक है। समिति गठित करने का इन्हें प्रस्ताव पेश किया। ये समिति क्या है, अलग अलग अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, उनकी नियुक्ति करेगी।
पूछ लिया जाता है ये सब भी, तो आपको ध्यान रखना है। ये वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित को इन समिति में शामिल करता है। तो जो वित्त अधिनियम 2017 है में संशोधन करते हुए क्या है, इस समिति में निम्नलिखित को इन समितियों में शामिल करता है। अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसके द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। साथ ही बराबरी की स्थिति में उसे निर्णायक मत सौंपा गया है। ठीक है, मतलब बराबरी की स्थिति में उसे निर्णायक मत दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव। एक सदस्य अधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में सेवामुक्त होने वाला अध्यक्ष या अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के मामले में अधिकरण का सेवारत चेयरपर्सन, या यदि मौजूदा चेयरपर्सन को फिर से नियुक्त किया जाना है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यदि नियुक्ति सीजीआई द्वारा की जाए। जिस मंत्रालय के तहत अधिकरण का गठन किया जाना है उस मंत्रालय का सचिव मतदान के अधिकार के बिना। यह अधिनियम अध्यक्ष और सदस्य के पद के कार्यकाल को 4 वर्ष तक निर्धारित करता है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य के पद के कार्यकाल को 4 साल तक निर्धारित करता है। इनमें पुनर्नियुक्ति के प्रावधान भी शामिल है। अध्यक्ष के लिए कार्यकाल की अधिकतम आयु 70 वर्ष और अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष होगी। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष है। यहाँ पर देखते हैं भारत में अधिकरण प्रणाली के विकास से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। 1941 में देखिए आयकर अपीलीय अधिकरण के रूप में प्रथम अधिकरण की स्थापना की गई। सबसे पहला आयकर अपीलीय अधिकरण बना। ठीक है, फिर 1969 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोक सेवा अधिकरण को स्थापित करने की सिफारिश की। 1974 में छठे विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों के मामले में न्याय निर्णय के लिए अलग उच्च अधिकार प्राप्त अधिकरण और आयोग स्थापित करने की सिफारिश की। 1976 में 42 जो संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य अधिकरणों का गठन किया गया। 2017 वित्त अधिनियम 2017 ने कार्यात्मक रूप से समान अधिकरणों का विलय करके अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया। 2021 में अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवाओं की शर्तें विधेयक 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, संबंधित तथ्य देखते हैं। अधिकरण के रूप में लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय विधेयकों की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन पर अपने निर्णय को लेकर विवादों में रहा है। ठीक है, लोकसभा विधान देखिए अधिकरण के रूप में लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय, ठीक है, विधायकों की अयोग्यता पर अपने निर्णय को लेकर विवादों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक दल से या तो डी ज़ूरे या डी फैक्टो संबंधित होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस पर फिर से विचार करने को कहा है कि क्या अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं को अध्यक्ष अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में को सौंपा जाना चाहिए। संसद को 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली अयोग्यता से संबंधित विवादों को स्थायी अधिकरण के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। इस संबंध में लोकसभा विधानसभाओं के अध्यक्ष की इन शक्तियों को ऐसे स्थायी अधिकरण में स्थानांतरित करने हेतु संविधान में संशोधन करने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए मतलब ये है कि जैसे कि कोई सदस्य की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन लेता है, अध्यक्ष लेता है, लेकिन अध्यक्ष जो होता है वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा रहता है, तो उसके पक्ष में लेगा निर्णय। तो ये कह रहे हैं कि कोई स्थायी अधिकरण बना के उसके संबंध में उसको देना चाहिए ये, ठीक है, निर्णय। तो ये यहाँ पर ये वाली बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।